गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकलव्य पीसीएस। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एकलव्य पीसीएस में। और विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न इंडिया का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है जनरल इलेक्शन ऑफ 1937, 1937 के आम चुनाव। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 1937 के प्रांतीय चुनाव, ठीक है, 1937 के आम चुनाव। विद्यार्थियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाओगे पीसीएस के तो उसमें इस टॉपिक से आपको एक या दो सवाल देखने को ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। 2018 में भी इससे सवाल पूछा गया था, 2017 में भी पीसीएस में इससे सवाल पूछा गया था। तो चलिए विद्यार्थियों, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं 1937 का आम चुनाव। चलिए विद्यार्थियों, तो पहले इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं कि आखिरकार ये हुआ कैसे। तो विद्यार्थियों, अगर हम 1937 के आम चुनावों की बात कर रहे हैं तो विद्यार्थियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1935 के अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है, 1935 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था उसमें ये क्लॉज बनाया गया था कि भारत में जो प्रांतीय प्रशासन है, ठीक है, 1935 के इंडियन काउंसिल एक्ट में ये क्लॉज था कि भारत में जो प्रांतीय प्रशासन है उसको चलाने का अधिकार भारतीयों को दे देना चाहिए। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि शब्द ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपको शब्द समझ में आ जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो पॉइंट ये है कि 1935 के इंडियन काउंसिल एक्ट में ये एक क्लॉज था, एक प्रोविज़न था कि भारतीयों को प्रांतीय शासन चलाने के लिए अनुमति दे दी जाए, यानी भारतीयों को ये अधिकार दे दो कि वह अपना स्टेट लेवल का जो प्रशासन है ना, जो गवर्नेंस है वो कर सके। 1935 के अधिनियम में ये बात की गई थी कि भारतीयों को प्रांतीय प्रशासन चलाने के लिए अनुमति दे दी जाए। जब 1935 के अधिनियम में ये अनुमति हमें दे दी गई तो इसी अनुमति का पालन करते हुए 1937 में जनरल इलेक्शंस हुए। समझ पा रहे हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 में ये कहा गया था कि भारतीयों को प्रांतीय शासन चलाने का अधिकार दे देना चाहिए, ठीक है। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत क्या हुआ विद्यार्थियों? भारतीयों को प्रांतीय शासन चलाने का अधिकार मिला, ठीक है। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रांतीय शासन चलाने का अधिकार दे दिया गया, यानी ये घोषणा कर दी गई कि हाँ भाई, भारतीय लोग जो है प्रांतीय प्रशासन कर सकते हैं। अब जब ये अधिकार दे दिया गया तो इस अधिकार के अंतर्गत 1937 में आम चुनाव हुए। चूंकि विद्यार्थियों, चुनाव जो होने थे वो प्रांतीय स्तर पर होने थे, आप देख सकते हैं ये जो इलेक्शंस होने थे ये आपका स्टेट लेवल पे होने थे, सेंट्रल लेवल पे नहीं होने थे। तो चूंकि प्रांतीय स्तर पर ये चुनाव होने थे, इस वजह से बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां भी उठ खड़ी हुई। यदि हम 1937 के चुनावों की बात करें तो यहाँ पर कुछ तो बड़ी राजनीतिक पार्टियां भी थीं। उदाहरण के लिए हमारी कांग्रेस है, कांग्रेस एक बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी थी उस समय में, सबको ये बात पता है। इसके अतिरिक्त एक दूसरा जो पार्टी था वो था मुस्लिम लीग। ये दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां थी। जैसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस, उसी तरीके से 1937 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं। तो ये दो बड़ी पार्टियां वहां पर मौजूद थी, ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। अब ये तो बड़ी पार्टियां थी, राष्ट्रीय पार्टियां हम इन्हें कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ क्षेत्रीय पार्टियां भी थी। तो इन चुनावों में क्षेत्रीय पार्टियां कौन कौन सी थी, जरा हम उनको देख लेते हैं एक बार कि इन चुनावों में क्षेत्रीय पार्टी कौन कौन सी थी, जरा उनको एक बार हम नजर मार लें, एग्जाम में पूछ सकता है इनके संस्थापक। तो अगर हम पंजाब में देखें विद्यार्थियों, ठीक है, अगर पंजाब में देखा जाए तो पंजाब में जो पार्टी थी क्षेत्रीय, उसका नाम था यूनियनिस्ट पार्टी। यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी ये एक क्षेत्रीय पार्टी थी जो पंजाब में काम कर रही थी। अगर हम इसके संस्थापक देखें तो वो थे अफसर हुसैन।
इस पार्टी के संस्थापक अगर हम देखें तो वो कौन थे? अफसर हुसैन। तो अफसर हुसैन की पंजाब में एक पार्टी थी जिसका नाम था यूनियनिस्ट पार्टी। इसके अलावा बंगाल में अगर देखा जाए तो बंगाल में जो पार्टी कार्य कर रही थी, जो क्षेत्रीय पार्टी काम कर रही थी, उसका नाम था कृषक प्रजा पार्टी। ये नाम याद रखिएगा आप लोग, कृषक प्रजा पार्टी। ये पार्टी जो है बंगाल में काम कर रही थी, ये क्षेत्रीय पार्टी है दूसरी। और इसके जो संस्थापक है वो है फजलुल हुसैन। फजलुल हुसैन संस्थापक हैं कृषक प्रजा पार्टी की, जो कि एक बंगाल की रीजनल पार्टी है। इसके अतिरिक्त एक अन्य क्षेत्रीय पार्टी जो है वो मध्य प्रांत में भी हमें देखने को मिली। मध्य प्रांत, जिसे वर्तमान में मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और यहां पर जो पार्टी बनी थी विद्यार्थियों, उसका नाम था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक थे विद्यार्थियों डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर। ये कुछ क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ठीक है, जो कि लोकल लेवल पर कार्य कर रही हैं, ठीक है। जब इलेक्शन होगा 1937 में तो ये पार्टियां अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगी, इनका हमें प्रभाव भी देखने को मिलेगा। अब हम देख रहे हैं यहां पर कुछ राष्ट्रीय पार्टियां हैं। उदाहरण के लिए कांग्रेस तो है ही, सबसे बड़ी पार्टी यही है। इसके अतिरिक्त मुस्लिम लीग भी काम कर रही है यहां पर, और कुछ क्षेत्रीय पार्टियां भी कार्य कर रही हैं। तो रीजनल पार्टीज भी हैं यहां पर। इसके अलावा कुछ राष्ट्रीय पार्टियां भी यहां पर कार्य कर रही हैं, ठीक है। कुछ नेशनल पार्टीज हैं, कुछ रीजनल पार्टीज हैं। ये दोनों ही संगठन, चाहे वो क्षेत्रीय हो चाहे राष्ट्रीय हो, इन दोनों संगठनों ने 1937 के आम चुनावों में भाग लिया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चुनाव का सीन क्या है, किस तरीके से ये क्रिएट हुआ। तो मैं इसको साफ कर देता हूं। तो यदि देखा जाए तो विद्यार्थियों, प्रश्न यहां पर अगला ये पूछता है कि बताइए 1937 में जो चुनाव हुआ था वो ब्रिटिश भारत के कितने प्रांतों में हुआ था, ठीक है। यहां पर जो इलेक्शन हुआ 1937 में, ये कितने प्रांतों में हुआ था। तो अगर इस चीज को देखा जाए तो विद्यार्थियों, ये जो आम चुनाव था ये ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों में हुआ था, ठीक है। ये जो चुनाव था विद्यार्थियों, तो चुनाव जो है ब्रिटिश भारत के, ब्रिटिश इंडिया के 11 राज्यों में हुआ था, 11 प्रांतों में हुआ, ठीक है। ये जो चुनाव है विद्यार्थियों 1937 का, ये ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों में हुआ था, ठीक। अगर हम सीटों की बात करें कि इस चुनाव में कुल सीटें कितनी थीं, कुल सीटें, तो विद्यार्थियों चुनाव में जो कुल सीटें थीं वो थी 1585, ठीक। 1937 का आम चुनाव ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों में हुआ और 1585 सीटों के लिए हुआ। हालांकि इन 1585 सीटों में से कुछ सीटें रिजर्व भी थीं, वो अलग से हैं, मतलब शामिल तो इसी में है, बट उन पर जो है अलग तरीके से कार्रवाई हुई। तो ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों में ये चुनाव हुआ और कुल सीटों की हम बात करें तो 1585 सीटों पर फाइट हुई। अब अगर हम देखें कि कांग्रेस का प्रदर्शन क्या रहा इन चुनावों में, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, तो विद्यार्थियों इन 1585 सीटों में से, ठीक है, इन 1585 सीटों में से
711 सीटें कांग्रेस ने जीत ली। ध्यान रखेंगे 1585 सीटों में से 711 सीटें कांग्रेस ने जीत ली। ठीक है, ध्यान रखेंगे हम 1585 सीटों में से विद्यार्थियों 711 सीटें जीत ली किसने? कांग्रेस ने। ध्यान रखेंगे ब्रिटिश भारत की 1585 सीटों में से 711 सीटें अकेले कांग्रेस ने जीत ली। ठीक, अगर हम राज्यवार आंकड़ा देखें, ठीक, कि राज्यवार कांग्रेस का प्रदर्शन क्या रहा, तो किन किन राज्यों में कांग्रेस ने सरकार बनाई जरा वो भी देख लेते हैं। जिन जिन राज्यों में कांग्रेस ने सरकार बनाई वो राज्य कौन कौन से थे। तो पहला राज्य जहां कांग्रेस ने सरकार बनाई वो अपना यूपी था, और यूपी को तब हम कहते थे संयुक्त प्रांत। तो संयुक्त प्रांत में सरकार बनाई कांग्रेस ने। इसके अलावा अगर हम देखें मध्य प्रांत, यहां पर भी कांग्रेस ने सरकार बनाई। मध्य प्रांत यानी वर्तमान का मध्य प्रदेश। इसके अतिरिक्त हम देखें मद्रास, यहां पर भी कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए बिहार, यहां पर भी सरकार को स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ। इसके अतिरिक्त ओडिशा, ओडिशा में भी सरकार को स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ। बंबई, यहां पर भी सरकार ने विजय हासिल की, कांग्रेस ने विजय हासिल की, कांग्रेस को विजय हासिल हुई यहां पर। ठीक है, तो ये तो वो 6 राज्य हैं विद्यार्थियों जहां पर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। ध्यान रखेंगे यहां पर तो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया, यानी इन राज्यों में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को किसी अन्य दल की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसमें शामिल है हमारा यूपी जिसका तत्कालीन नाम था संयुक्त प्रांत, हमारा पड़ोसी राज्य मध्य प्रांत जिसे आज हम एमपी कहते हैं। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत में मद्रास जिसे आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है, बिहार, ओडिशा और बंबई यानी आज का मुंबई। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं 6, यहां पर तो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल गया, यानी यहां सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को किसी और की कोई आवश्यकता नहीं है। अब कुछ स्टेट ऐसे भी थे जहां पर कांग्रेस ने सरकार बनाई गठबंधन की। ठीक है, तो 6 प्रांत तो ये है, यहां पर सीधे सीधे जीत गए। इसके अलावा 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर उन्होंने गठबंधन करके सरकार बनाई, और वो स्टेट कौन कौन से हैं? पहला स्टेट है असम, यहां पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई गठबंधन की सहायता से। और अगला जो स्टेट है वो है पश्चिमोत्तर प्रांत। पश्चिमोत्तर प्रांत, पश्चिमोत्तर यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से आपको याद आ रहा होगा खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा चलाए जाने वाला आंदोलन जिसका नाम है लाल कुर्ती आंदोलन। ठीक है, लाल कुर्ती आंदोलन इसी एरिया में चलाया गया था जिसके नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान। जिस समय में पूरे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उस समय में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में लाल कुर्ती आंदोलन चल रहा था। स्पष्ट रूप से यहाँ मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, मैं पहले ही स्पष्ट कर दूँ। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांतों में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, पठान मुसलमान हैं। आज के क्षेत्र की हम बात करें तो आपने सुना होगा पाकिस्तान का एक बड़ा ही अशांत इलाका है जिसका नाम है बलोचिस्तान। ठीक है, तो वही एरिया ये है ना। तो मुस्लिम बाहुल्य इलाका होने के बावजूद भी आप देख रहे हैं कि यहाँ मुस्लिम लीग की सरकार नहीं बनी, यानी ये इलाका कभी भी मुस्लिम लीग के समर्थन में नहीं था। लेकिन
भाग्य की विडंबना देखिए, राजनीति देखिए, आज़ादी के बाद ये इलाका पूरी तरह से मुस्लिम लीग के पास ही चला गया। और चूंकि ये हमेशा से मुस्लिम लीग के खिलाफ रहे हैं, यही कारण है कि आज तक वर्तमान स्थिति तक बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए एक सिरदर्द बना हुआ है, एक ऐसा इलाका बना हुआ है जहां काफ़ी ज़्यादा मिलिटेंसी देखने को मिलती है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये वो स्टेट है जहां पर कांग्रेस ने सरकार बनाई है ना। तो छह राज्य हमारे पास ऐसे हैं जहां पर पूर्ण बहुमत मिल गया और 2 स्टेट ऐसे हैं जहां पर गठबंधन से सरकार बनाई। यानी ऑल ओवर अगर देखा जाए तो हमारे पास 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार बनी। 8 राज्य, ठीक है। कौन कौन से हैं? संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, मद्रास, बिहार, ओडिशा, बंबई, असम और पश्चिमोत्तर भारत। ठीक है, ये 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस को सत्ता हासिल हुई, कांग्रेस ने अपने मंत्रियों को यहां भेजा। अब आप देख रहे हैं 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस को विजयी हासिल हो गई। अब प्रश्न उठता है कि वो 3 प्रांत कौन से रह गए? 8 तो जीत ही लिए यहां पर, वो 3 प्रांत कौन से रह गए जहां पर कांग्रेस को जीत हासिल नहीं हुई? तो उनको भी जरा हम देख लेते हैं। वो 3 प्रांत कौन कौन से थे जहां पर कांग्रेस नहीं जीत पाई? ठीक है, तो उन 3 प्रांतों की अगर हम बात करें तो उनके नाम मैं यहां लिख देता हूं। पहला स्टेट था बंगाल, जहां पर कांग्रेस नहीं जीती। दूसरा स्टेट था पंजाब और तीसरा स्टेट था विद्यार्थियों सिंध। इन 3 स्टेट्स में कांग्रेस नहीं जीत पाई, बंगाल, पंजाब और सिंध में। यहां पर कांग्रेस को विजयी हासिल नहीं हुई। एग्जाम में यह सवाल पूछा जा चुका है कि बताइए 1937 के आम चुनावों में वो कौन कौन से राज्य थे जहां पर कांग्रेस नहीं जीत पाई। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाओगे तो वहां पर ये सवाल आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, सिंध हो गया, इन इलाकों में कांग्रेस नहीं जीत पाई। यहां पर विजयी हासिल हुई मुस्लिम लीग को। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुस्लिम लीग ने यहां पर अपने दम पर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुस्लिम लीग ने यहां पर अपने दम से सरकार बना ली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि मुस्लिम लीग को भी यहां पर गठबंधन करना पड़ा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो बंगाल में मुस्लिम लीग प्लस कृषक प्रजा पार्टी, मैं यहां लिख देता हूं कृषक प्रजा पार्टी, शायद आपको दिख रहा होगा, देख लेते हैं जरा। ठीक है, तो यहां पर कौन जीता? यहां पर मुस्लिम लीग के साथ कृषक प्रजा पार्टी, पंजाब में मुस्लिम लीग के साथ यूनियनिस्ट पार्टी, है ना। तो ऐसा नहीं है कि यहां पर मुस्लिम लीग अपने दम से जीत गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। यहां पर मुस्लिम लीग के साथ जो क्षेत्रीय दल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे वो भी सक्रिय है। अब स्थिति यह है कि इन चुनावों ने यह स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसा संगठन है जो पूरे भारत को राजनीतिक एकता प्रदान कर पाने में सक्षम है। कांग्रेस के अतिरिक्त ऐसा कोई संगठन नहीं था जो भारत को एक राष्ट्रीय एकता के सूत्र में पिरो सके। मुस्लिम लीग का जो दावा था कि हम मुसलमानों के एकमात्र प्रतिनिधि हैं, वो स्पष्ट रूप से गलत साबित हो ही गया, क्योंकि 11 प्रांतों में चुनाव हुए और केवल 3 में उन्हें जीत हासिल हुई और 3 में भी स्पष्ट बहुमत किसी में नहीं मिला। जो भी उन्होंने सरकारें बनाई वो गठबंधन की बनाई, है ना। तो मुस्लिम लीग का ये दावा बिल्कुल फेल हो गया कि हम जो है मुसलमानों के कर्ता धर्ता हैं, हम सर्वे सर्वा हैं और सारे मुसलमान हमारी बात मानते हैं। ये दावा उनका गलत साबित हो गया और
8 राज्यों में स्पष्ट बहुमत के साथ कांग्रेस ने सत्ता बनाई। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि जब कांग्रेस इन 8 राज्यों में जीत गई तो फिर किस तरीके से यहां पर कार्यवाही हुई। ठीक है, किस तरीके से प्रशासन हुआ, तो जरा मैं इसको साफ कर देता हूं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम देखें जरा कांग्रेस का कार्यकाल। तो हमने देखा 711 सीटों पर विजय हासिल हो गई कांग्रेस को 8 राज्यों में, है ना। और अब हम देखेंगे कांग्रेस का कार्यकाल। ठीक, किस तरीके से कांग्रेस का कार्यकाल रहा, क्या क्या उपलब्धियां इन्होंने हासिल की। ठीक, तो कार्यकाल की अगर हम बात करें, ये कार्यकाल जो चला है कांग्रेस का, ठीक है, ये चला है 1937 से 1939 तक, ध्यान रखना। ठीक है, 1937 से 1939 तक। ठीक, यानी तकरीबन 2.5 साल, ये मतलब 2.5 साल से कुछ कमी हो गया, 2 साल 4 महीने करीब हो गया। ये जो है आपका शासन इन लोगों ने संभाला। अब यहां पर क्या क्या चीजें हुई, तो विद्यार्थियों कांग्रेस ने इन 8 प्रांतों में प्रशासन को बेहतर ढंग से चलाने हेतु एक केंद्रीय नियंत्रण परिषद की स्थापना की। इन राज्यों में, इन 8 राज्यों में बेहतर ढंग से प्रशासन देने के लिए, ठीक है, इन 8 राज्यों में बेहतर ढंग से प्रशासन देने के लिए केंद्रीय नियंत्रण परिषद का गठन किया गया। ठीक भाई, 8 राज्यों का प्रशासन तो होगा, वो तो होगा ही, लेकिन इन 8 राज्यों में पूरी तरह से नियंत्रण करने के लिए कि इन 8 राज्यों के ऊपर भी एक ऐसी संस्था हो जो इन पर निगाह रख सके, इस कार्य के लिए एक केंद्रीय नियंत्रण परिषद बनाई गई। और विद्यार्थियों इस केंद्रीय नियंत्रण परिषद में 3 सदस्य मौजूद थे। वो कौन कौन से थे? सरदार पटेल, मौलाना आजाद और तीसरे व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो प्रशासन को सुचारू ढंग से चलाए रखने के लिए कि प्रशासन बेहतर ढंग से चलता रहे, एक केंद्रीय नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, इस केंद्रीय नियंत्रण परिषद में पटेल यानी सरदार पटेल, मौलाना आजाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शामिल थे। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। केंद्रीय नियंत्रण परिषद क्यों बनाई गई? इन 8 राज्यों में बेहतर ढंग से प्रशासन चलता रहे, इसकी जांच के लिए, इसके काम के लिए एक केंद्रीय नियंत्रण परिषद बनाई गई। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय पर, जिस समय इलेक्शन हुए हैं, इस समय जो भी राज्यों के प्रमुख होंगे, ठीक है, राज्यों के प्रमुख जो हैं सामान्य रूप से मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, सारी पावर मुख्यमंत्री के पास ही होती है। लेकिन इस समय पर जो राज्यों के प्रमुख होते थे उनको प्रधानमंत्री कहा जाता था, ध्यान रखेंगे, है ना। इस समय पर राज्यों के प्रमुख को प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो अब यहां पर आपसे पूछ लेता है कि बताइए किस राज्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो देखना पड़ेगा, हम इसको देखते हैं। चलिए मैं बता देता हूं कि किस राज्य में कौन कौन प्रधानमंत्री बना। तो चलिए देखते हैं यहां पर। तो बात करें अगर संयुक्त प्रांत की, संयुक्त प्रांत यानी हमारा यूपी, तो इसके प्रधानमंत्री बने जीबी पंत। जीबी पंत मतलब गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत। ये 1937 के आम चुनावों में उत्तर प्रदेश के यानी संयुक्त प्रांत के प्रधानमंत्री बने। इसके अलावा जब भारत आजाद हो जाएगा तो स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी यही बनेंगे। ठीक है, सामान्य बातें आप लोग जानते होंगे। बात करें मध्य प्रांत की, एमपी की, तो एमपी में जो प्रधानमंत्री बने वो थे एन.बी. खरे। एन.बी. खरे। हालांकि कुछ समय बाद एन.बी. खरे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया
और एन.बी. खरे ने जब अपने पद से इस्तीफा दे दिया तो इनके बाद जो दूसरे प्रधानमंत्री आए उनका नाम था रविशंकर शुक्ला। अगर आप लोग नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। एन.बी. खरे पहले प्रधानमंत्री बने, बाद में एन.बी. खरे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया तो ये पद संभाल लिया किसने? ये पद संभाल लिया रविशंकर शुक्ला ने। बात करें मद्रास की, तो मद्रास के जो प्रधानमंत्री बने वो बने सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी, ये नाम आप लोगों ने सुना होगा। सी राजगोपालाचारी बने मद्रास के प्रधानमंत्री। बिहार की बात करें विद्यार्थियों तो बिहार के प्रधानमंत्री बने श्री कृष्ण सिन्हा। ठीक है, श्री कृष्ण सिन्हा बने बिहार के प्रधानमंत्री। इधर अगर हम आ जाए तो इन राज्यों की अगर बात करी जाए तो ओडिशा की अगर हम बात करें तो ओडिशा के मुख्यमंत्री बने बी.एन. दास। मुख्यमंत्री से मतलब प्रधानमंत्री, ठीक है ना, उस समय में यहां के प्रधानमंत्री बने बी.एन. दास। बंबई की हम बात करें तो बंबई के प्रधानमंत्री बने बी.जी. खैर। बी.जी. खैर, बी.जी. खैर मतलब बाला साहिब गंगाधर खैर। बी.जी. खैर वही व्यक्ति हैं जो आगे चलकर राजभाषा आयोग के अध्यक्ष भी बनेंगे। तो ये पेपर में पूछा जाता है प्रश्न, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो बी.जी. खैर ही थे। असम की बात की जाए तो असम के प्रधानमंत्री बने गोपीनाथ बारदोली। गोपीनाथ बारदोली, हालांकि इनसे पहले सादुल्ला बन चुके थे लेकिन फाइनली ये पद संभाला गोपीनाथ बारदोली ने। ठीक है, और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के प्रधानमंत्री बने डॉक्टर खान साहब। ठीक है, डॉक्टर खान साहब, ये नाम आप लोग याद रखिएगा। एग्जाम में इनमें से कोई सा आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी। ठीक है, कि इस स्टेट का प्रधानमंत्री कौन बना 1937 के चुनाव के बाद, इनमें से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इन सब को अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक, इस तरीके से यहां पर कांग्रेस ने प्रशासन संभाल लिया। अब देखिए, कांग्रेस सत्ता में आ गई, प्रशासन कर रही है। अब जरा हम देखते हैं कि कांग्रेस जब 8 राज्यों में सत्ता में है तो उसने कार्य क्या किए। तो इसको मैं जरा साफ कर देता हूं। हेडिंग डाल लें आप, कांग्रेस के कार्य। ठीक है, इन चुनावों में जब कांग्रेस को विजय हासिल हो गई तो कांग्रेस ने आखिरकार गद्दी पर बैठने के बाद क्या किया, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब जरा हम देखते हैं कांग्रेस के कार्य। वैसे तो बहुत सारे कार्य कांग्रेस ने किए हैं, उतना हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है उन्हें हम देखेंगे। जैसे सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने प्रेस पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। यानी मीडिया को आज़ाद किया कांग्रेस ने गद्दी पर बैठने के बाद। जो प्रेस पर प्रतिबंध लगे हुए थे, जो समाचार पत्रों पर, पत्रिकाओं पर जो प्रतिबंध लगे हुए थे कि आप सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, इन प्रतिबंधों को उन्होंने हटा दिया। दूसरा, पुलिस के अधिकारों में पर्याप्त कमी की। ठीक, पुलिस के अधिकारों में पर्याप्त कमी की, जिससे पुलिस किसी भी सामान्य व्यक्ति का शोषण ना कर सके, है ना, किसी भी व्यक्ति को तंग ना कर सके, आम व्यक्ति को तंग ना कर सके। इसके लिए उन्होंने पुलिस के अधिकारों में कमी की। इसके अलावा
राजनीतिक बंदी और क्रांतिकारियों को जेलों से छोड़ दिया गया। राजनीतिक बंदियों की रिहाई हुई यहां पर कांग्रेस के शासनकाल के दौरान। इसके अलावा यदि हम देखें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब्त की गई किसानों की जमीनों को छोड़ दिया गया। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जिन किसानों की जमीनों को सरकार ने जब्त कर लिया था उनको वापस कर दिया। इसके अलावा और भी काफी सारे महत्वपूर्ण कार्य हुए, जैसे कांग्रेस ने ऐसे सभी अधिकारियों को जिनको सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया था उन सबको वापस ले लिया। उनके पेंशन तथा भत्तों को दोबारा से रिन्यू करा दिया, वो कैंसिल कर दिए गए थे। इसके अलावा मजदूरों के लिए, दलित वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, ठीक है, समाज के हर वर्ग के लिए कांग्रेस ने कुछ ना कुछ अपने स्तर पर करने का प्रयास किया। ठीक है ना। अब हम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने आते ही सारी की सारी चीजें बदल दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था बच्चों। ऐसा बिल्कुल इसलिए नहीं था क्योंकि इन 8 राज्यों की अगर हम बात करें तो कांग्रेस को केवल विधानसभा में बहुमत था। यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे वर्तमान समय में एक होता है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। अगर कोई कानून बनना है तो लोकसभा से भी पास होना आवश्यक है और राज्यसभा से भी पास होना आवश्यक है। अगर कोई कानून एक सदन फेल कर दे, मान लीजिए लोकसभा ने पास किया लेकिन राज्यसभा ने फेल कर दिया, तो वो कानून नहीं बन सकता। यही स्थिति उस समय कांग्रेस की थी। कांग्रेस को निचले सदन में तो बहुमत था, यानी विधानसभाओं में तो बहुमत था, लेकिन विधान परिषद में बैठे हुए थे जमींदार, पैसे वाले, अंग्रेजों के चापलूस लोग, उनका वहां वर्चस्व था ऊपरी सदन में। तो ऐसे में जब कांग्रेस कोई भी कानून पास करती थी अपने सदन से और भेजती थी उच्च सदन में, तो वहां वो पास ही नहीं होता था और वो कानून फेल हो जाया करता था। तो ये एक समस्या थी, लेकिन फिर भी अपने स्तर से कांग्रेस ने काफी बड़े कार्य किए। और मुझे जहां तक लगता है तो कांग्रेस का जो शासन था वो कानूनी दावपेच की अगर हम बात करें तो कानूनी महत्व उसका इतना नहीं है जितना सामाजिक महत्व है, क्योंकि कांग्रेस के शासन ने ये सिद्ध कर दिया कि हाँ, भारतीय लोग प्रशासन करने का भी जिम्मेदारी रखते हैं या वो प्रशासन भी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। गांधी जी के आश्वासन से, ये देखिए, जब ये लोग सत्ता में आए तो गांधी जी ने इनको कुछ निर्देश दिए थे। गांधी जी के निर्देशों का पालन करते हुए कांग्रेस ने ये सिद्ध कर दिया कि हम बिना पुलिस और सेना की सहायता के भी बेहतर प्रशासन दे सकते हैं। ये गांधी जी के आश्वासन, ये गांधी जी के निर्देश थे कांग्रेस के लिए कि सत्ता में जाने के बाद तुम्हें क्या करना है। इसके अलावा जब कांग्रेस सत्ता में आ गई तो आम लोगों के मन में ये धारणा आई कि अब हम आज़ादी की ओर अग्रसर हैं, यानी अब हम आज़ाद होने ही वाले हैं, क्योंकि अब हमारे ऊपर हमारे ही लोगों का शासन चल रहा है। ये जो भी चीज़ें थी इनका बहुत ही मोरल सपोर्ट मिला भारत की जनता को, और भारत की जनता में एक नया संचार जो है एक नया संचार प्रभावित हो गया लोगों के जनजीवन में। उन्हें एक उत्साह की भावना उनके मन में भर गई कि हाँ, अब हम आज़ादी से ज़्यादा दूर नहीं हैं। लेकिन विद्यार्थियों, नियति को कुछ और ही मंजूर था, और ये जो शासन आप देख रहे हैं ये बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाया। ठीक है, तो ये कांग्रेस के कार्य थे। अब हम देखें हुआ क्या हुआ। ये कि ये सारी चीज़ें इधर चल रही थी और उधर क्या होता है विद्यार्थियों, उधर 1939 में यानी 1939 में शुरू हो जाता है विद्यार्थियों द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, इधर कांग्रेस शासन कर रही है, इधर सितंबर 1939 में शुरू हो जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, इधर 1939 में शुरू हो जाता है द्वितीय विश्व युद्ध।
ठीक है। जर्मनी के पोलैंड एवं ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करते ही जो है शुरू हो जाता है द्वितीय विश्व युद्ध। इधर जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया और उधर विश्व युद्ध शुरू हो गया। तो विश्व युद्ध पर जैसे ही जर्मनी बढ़त बनाता है ना, स्टार्टिंग में जर्मनी ने काफ़ी बढ़त बना ली थी विश्व युद्ध के दौरान। जब मैं आपको प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ाऊंगा तो इन चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हुआ ये कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया और जर्मन जो है वो बढ़त बना रहा है युद्ध में। जर्मनी की पावर बहुत ज़्यादा है, इंग्लैंड को ऐसे में ज़्यादा सेना की ज़रूरत है। तो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री हैं उस समय पे, या हम बात करें कि भारत के जो गवर्नर हैं इस समय पे, है ना, उन्होंने बिना भारतीयों की सलाह के, ठीक है, इस समय पे यदि देखा जाए वो जो भारत के गवर्नर हैं, भारत के गवर्नर इस समय में कौन है, तो वो है लॉर्ड लिनलिथगो। तो इधर द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, उधर भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो ने ये घोषणा कर दी कि प्रथम विश्व युद्ध में, उन्होंने घोषणा कर दी कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत इंग्लैंड की ओर से युद्ध में शामिल होगा। ठीक है। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो भारत के गवर्नर जनरल या हम वायसराय कहें जिनका नाम है लॉर्ड लिनलिथगो, उन्होंने बिना भारतीयों की सलाह के भारत को युद्ध में घोषित कर दिया इंग्लैंड की ओर से। उन्होंने कहा इंग्लैंड की ओर से भारत युद्ध में जा रहा है। इस बात का कांग्रेस को बहुत धक्का पहुंचा। धक्का पहुंचना स्वाभाविक था, इसलिए कि 11 प्रांत हैं ब्रिटिश भारत के, उनमें से 8 में शासन कर रही है कांग्रेस, और कांग्रेस से आपने एक बार पूछा भी नहीं कि भाई युद्ध में आपका क्या रोल होगा, है ना, कम से कम एक बार सलाह मशवरा तो करना ही चाहिए था। तो चूंकि बिना कांग्रेस की सलाह के, बिना भारतीयों से पूछे हुए, क्योंकि कांग्रेस जो है भारतीयों की प्रतिनिधि संस्था है, ठीक है, कांग्रेस जो है वो भारतीयों की प्रतिनिधि संस्था है, भारतीयों ने चुन करके भेजा है, तो ऐसे में कांग्रेस से पूछना बेहद ज़रूरी था। लेकिन अंग्रेजों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने बिना कांग्रेस से पूछे हमें युद्ध में घोषित कर दिया कि भारत तो इंग्लैंड की ओर से युद्ध में जा रहा है। तो इस बात से कुपित होकर कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक हुई और उस कार्य समिति में ये फैसला लिया गया कि इस प्रकार से सत्ता में रहकर शासन चला पाना संभव नहीं है। जब हमारी बातों को सुना ही नहीं जाता तो ऐसी सत्ता में, ऐसी सरकार में रहने का कोई मतलब नहीं बनता। और अंत में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद, ठीक है, 29-30 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस ने अपने सभी 8 प्रांतों से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, कांग्रेस ने अपने सभी 8 प्रांतों से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस ने कहा कि ऐसे शासन में रहकर जहां हमारी बातों को सुना नहीं जाता, जहां पर हमारे सलाह की, हमारी बात की कोई वैल्यू नहीं है, तो ऐसे सत्ता में रहने से कोई फायदा नहीं है। अतः 29-30 अक्टूबर को कांग्रेस ने अपने सभी 8 प्रांतों से, अब यहां क्या हुआ, तो विद्यार्थियों, जैसे ही कांग्रेस ने इस्तीफा दिया वैसे ही इन राज्यों का प्रशासन गवर्नर ने अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, कांग्रेस ने जैसे ही इस्तीफा दिया वैसे ही यहां का शासन गवर्नर ने अपने हाथों में ले लिया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस ने जब इस्तीफा दिया तो कितने माह के शासन के बाद दिया। तो ध्यान रखेंगे, कांग्रेस ने 28 माह तक शासन किया था। ठीक है, कांग्रेस ने 28 महीने तक शासन किया और 28 महीने तक शासन करने के बाद कांग्रेस ने इन सभी 8 प्रांतों से इस्तीफा दे दिया। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों, पीसीएस में पूछा जा चुका है कि कितने माह के शासन के बाद कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया।
तो 28 महीने के शासन के बाद कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। और जब कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया तो इससे सबसे ज़्यादा प्रसन्नता किसको होगी? इससे सबसे ज़्यादा प्रसन्नता दो लोगों को होगी। पहले तो अंग्रेज़ों को ही होगी, क्योंकि उन्हें हमारी आवश्यकता नहीं है। उनके बाद अगर किसी को सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होगी तो वो है मुस्लिम लीग। तो जब कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया तो मुस्लिम लीग ने मनाया मुक्ति दिवस। कांग्रेस के इस्तीफा देने के बाद 22 दिसंबर 1939 को, ठीक है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। और मुस्लिम लीग के साथ एक अन्य व्यक्ति भी इस मुक्ति दिवस को मनाने में शामिल थे, और वो जाने माने व्यक्ति हैं डॉक्टर अंबेडकर। तो डॉक्टर अंबेडकर और मुस्लिम लीग ने मिलकर के मुक्ति दिवस मनाया। मुक्ति दिवस का अभिप्राय है कि हमें कांग्रेस के इस दर्दनाक शासन से मुक्ति मिल गई। यानी कांग्रेस हमारी चुनी हुई संस्था नहीं थी, ठीक है, हमने उसको वोट नहीं किया था, इसलिए अब जब कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया है तो अब हमें आज़ादी मिल गई है। तो मुस्लिम लीग और डॉक्टर अंबेडकर ने मिलकर के मुक्ति दिवस मनाया। बेहद ही इम्पोर्टेंट डेट है मुक्ति दिवस, कब और किसके द्वारा मनाया गया। तो कब मनाया? 22 दिसंबर 1939 को। किसने मनाया? बेसिकली एक हमें चुनना होगा, तो वहाँ पर मुस्लिम लीग हम आंसर करेंगे। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर भी मनाने वाले व्यक्ति थे। क्यों मनाया? तो भैया जब कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया 28 महीने के शासन के बाद, तो इसकी खुशी के रूप में इन्होंने मुक्ति दिवस मनाया। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये हमारा पूरा का पूरा टॉपिक था 1937 का जनरल इलेक्शन, 1937 का आम चुनाव। उम्मीद करते हैं कुछ नई जानकारी आपको सीखने को मिली होगी। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइए, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।